जय हिंद फ्रेंड। सो हम देखने वाले हैं यूपी, ये जो जीके है, यूपी नहीं जी, जीके है, ठीक ना। ये टोटल केवल यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया का, विश्व की काफ़ी सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस की जाएगी। एक क्लास आज हमारी तीसरी है, ठीक ना। अभी तक हम लोग कितनी क्लास डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तक हम 2 क्लास देख चुके हैं, ठीक है। ये तीसरी क्लास है और काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दे रहे हैं, ठीक है। भले एक तरीके का प्रीमियर वीडियो है बट इसमें उनके आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक ना। तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक ना। यदि आप इस तरीके से कार्य करते रहेंगे तो हमको भी एक तरीके का मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं और यहाँ से उनको जानकारी प्राप्त होती है। तो हम ऐसे ही और भी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक ना। अभी तो और भी क्राइटेरिया इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करते चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको आज का जो ये लेक्चर है, आगे आप लोगों को अभी दिखेगा कि इसमें किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस एग्जाम में, ये भी चीज़ अब हम लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 41, यानी कि 2 क्लास हो चुकी है तभी 41 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा कि आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें बंगाली भाषा बोली जाएगी। जी हाँ, बंगाली भाषा यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाली भाषा बोली जाती है, ठीक ना। कि केवल जो है यहाँ पे इसमें सिंगली, बोडो, डोगरी, इसमें से कोई भाषा नहीं, बल्कि यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है। हमारे भारत में अगर बात की जाए तो टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाएं हैं और इसमें से एक बंगाली जो भाषा है, ठीक है, ये यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, जो कि इसमें जो है नहीं आती है, ठीक ना। तो बंगाली भाषा यहाँ पे बोली जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बाकी 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसको हमने कई बार जो है चैनल पे बताया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो मजूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक ना। मजूली द्वीप, मजूली द्वीप जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ है और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अगर बात की जाए तो किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, ठीक ना। असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इतना बड़ा है कि इसे एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, एक जिला जो है घोषित कर दिया गया है, ठीक। तो ये चीज याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, मजूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। बाकी कृष्णा, कावेरी और नर्मदा को दक्षिण गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं, जमुना नदी। काफी बच्चों का आंसर सी रहेगा बट ए जो है राइट आंसर नहीं है। ब्रह्मपुत्र तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। एक मिनट, ब्रह्मपुत्र ही होगा, ब्रह्मपुत्र ही रहेगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र ही यहाँ पे क्या होगा कि हमारा राइट आंसर होगा। जबकि बच्चे क्या कहेंगे, जमुना पे लगाना चाहेंगे, बट जो है ब्रह्मपुत्र क्या होगा, यही राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। इसी को कहा जाता है, इसी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं जमुना। और ये कहाँ जाता है, कहाँ इस पे नाम देते हैं इसको, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता, तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। और ये चीज याद रखेंगे 1960 में, और इस समझौते में बताया गया था कि जो 100% सिंधु नदी का जल रहेगा और उसकी सहायक नदियां, पहले तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो उसमें से 80% जल जो है, 80% इसका जल, जिसमें झेलम, चेनाब, सिंधु, ये 3 नदियों का जल
इन 3 नदियों का जल 80% पाकिस्तान इसका यूज करेगा, ठीक है, पाकिस्तान 80%, और केवल 20% जल जो है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, 20% भारत। बाकी जो नदियां बचती हैं, जैसे कौन कौन सी नदी बच रही है, तो बाकी जो नदियां बच रही हैं जैसे ब्यास हो गई, ठीक है, ब्यास के साथ साथ इसमें अभी आ गई सतलज, रावी। इन 3 नदियों का नियम अलग है। इन 3 नदियों में क्या होगा, तो 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा इसका पानी, ठीक है। तो यही हुआ था जल समझौता, 1960 ईस्वी में ये जल समझौता हुआ है, ठीक। फिर किस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, किसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं, तो चा से चंद्रभागा और चा से ही आएगा चेनाब। तो चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, ठीक ना। तो चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। आगे हम लोग आ जाते हैं, चेनाब सिंधु की सहायक नदी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, जो बाएं तट से मिलेगी। बायां तट मतलब सिंधु रिवर जो है वो किस तरीके से बहती है, किस तरीके से फ्लो होती है, तो इधर जाती है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, ये निकली है राक्षस ताल मानसरोवर झील के पास से, और ये जो है इस तरीके से रिवर जा रही है। इसमें अगर आपको हम बताएं तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जिसमें से 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। इसके बाद ये चली जाती है इधर पाकिस्तान में, ठीक है। तो इधर पाकिस्तान में चली जाएगी और इधर जो है भारत में 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। साथ में ये याद रखना है बाएं तट से मिलने वाली, तो बायां तट ऊपर की तरफ हो जाएगा दाहिना तट और नीचे की तरफ हो जाएगा बायां तट। तो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो जास्कर दाएं तट से आती है, श्योक भी दाएं तट से आती है और गिलगिट भी दाएं तट से आती है। बट एकमात्र नदी यहाँ पे बच रही है व्यास, व्यास जो कि बाएं तट से आती है और पहले मिलती है सतलज में और फिर सतलज जो है जाके सिंधु में मिलती है। तो व्यास मिलती है सतलज में और सतलज जाके यहाँ मिलती है। और लास्ट में पाकिस्तान में एक स्थान है जिसको कहा जाता है मिठान कोट। उस मिठान कोट नामक स्थान पर सभी नदियाँ पाकिस्तान के इस मिठान कोट नामक स्थान पर 5 सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 सहायक नदियाँ सिंधु नदी से मिल जाती हैं मिठान कोट नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर होना चाहिए डी। यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी। तो सबसे पहले बता दें यमुना नदी 1375 किलोमीटर इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ, ठीक ना। अब इसमें अगर हम लोग बात करें यमुना नदी की सहायक नदी, तो सबसे पहले यमुना भाई किसकी सहायक है, यमुना सहायक है गंगा की, ठीक है। यमुना गंगा की सहायक है और इसकी यमुना की सहायक कौन है, तो चंबल भी यमुना की सहायक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी कि यमुना की सहायक नहीं है, एक क्वेश्चन है। तो चंबल भी इसकी सहायक है, बेतवा भी इसकी सहायक है, केन भी इसकी सहायक है। बट सोन जो है, सोन इस तरीके से एक गंगा रिवर है, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। ये रही गंगा रिवर, ठीक है, ये गंगा रिवर है और इस गंगा रिवर से मिलती है यमुना रिवर, यहाँ से निकल के और इस तरीके से आके यमुना रिवर मिल रही है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि चंबल तो आके यमुना में मिलती है, बेतवा भी मिलती है, केन भी मिलती है, बट सोन की जब बात की जाए तो सोन यहाँ पे यमुना से ना मिलकर बल्कि जो है डायरेक्ट किससे मिल जाती है, गंगा से। तो इसीलिए हम कहेंगे कि चंबल जो है, चंबल इसकी सहायक नदी है, बेतवा जो है, बेतवा भी इसकी सहायक नदी है, केन भी इसकी सहायक नदी है। बट सोन इसकी सहायक नदी ना होके बल्कि वो गंगा से डायरेक्ट मिलती है, तो गंगा की सहायक नदी मानी जाएगी, ना कि यमुना की, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक ना।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी यहाँ पे लिखा गया है। थोड़े ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब ये लेवल ऐसा है कि जीके से ज़्यादा जीएस का मतलब इसमें रहेगा, यानी इसको बहुत ध्यान से जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना, तभी जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, प्रयास कीजिएगा इसको समझने का और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास जो है अभी रेगुलर वो 1 अगस्त से ही चलेगी, अभी उसको स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो तभी वो चल नहीं रहे, तो 1 अगस्त से वो वही अपने समय पे यानी 5 बजे सुबह को चलेगी, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, पहला कथन है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है, इट्स अ राइट आंसर, ठीक है। फिर क्रेब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी यानी काली मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही बात है, ठीक है। फिर काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही आंसर है। फिर काली मिट्टी में हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय के क्षेत्र में, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा, यही जो है इस कथन के अनुसार सही नहीं है, ठीक ना। यानी कि कथन जो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही कथन है जो सही नहीं है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। क्योंकि ए तो सही कथन है, ए भी सही कथन है, ए भी सही कथन है, केवल यही जो बताया जा रहा है कि काली मिट्टी इस हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो हिमालय वाले क्षेत्र में सभी जानते हैं कि ये पाई नहीं जाएगी, बल्कि ये नीचे की तरफ पाई जाती है, तो यहाँ पे ये पाई नहीं जाती, इसलिए जो है आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी, यही कथन सही नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी ठीक है, लाइट चली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, और इसमें आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, तो यूपी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, ठीक है, और 2018 के प्री एग्जाम में आया था, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होता है उसमें ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन सा बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित हुई, यानी लावा से कौन सी मिट्टी बनी है, तो लावा से बनी हुई मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी होती है लावा से बनी हुई, ठीक है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, और इसी को रेगूर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं है, तो रेगूर मृदा ही ये यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इसको हम जो है राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है बेसाल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा अगर किसी में पाई जाती है, बेसाल्ट से जो निर्मित होती है, तो वो कौन सी मिट्टी है, रेगूर मिट्टी ही है, काली मिट्टी ही है। एक कब पूछा गया है, तो ये भी यूपी स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम री एग्जाम हो गया था, ठीक है, तो इसमें 2015 में आया था, और लोअर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी 2015 में आया था, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी काली मिट्टी जो रेगूर मिट्टी है, इसी का नाम है, किसको कहते हैं रेगूर मिट्टी, तो एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके जितने भी टाइप्स होते हैं सबको हमने रखा है यहाँ पर। तो काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये आया है बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया था 2000 के समय में, ठीक ना, सन 2000 में आया था, तो वही अब इसमें तो काफी पुराना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमको याद रखना है, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा कि रेगूर मिट्टी का पूरा नाम क्या है, तो फिर से वही बात है, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी कहेंगे। ये कब आया है, तो क्वेश्चन आया है 2013 में,
2013 में एमपी पीसीएस में आया है, मध्य प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री एग्जाम में। ठीक है, इसके जितने भी टाइप्स हैं सब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास, आपको बता दें कि जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए। और ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो टिटैक्सीफेरस के कारण जो है इसका रंग जो है क्या होता है, काला होता है। तो काली मिट्टी को हमने बता दिया है क्या नाम दिया जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से ही इसको जाना जाता है। इसमें कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये ज्यादातर दक्षिण भारत के क्षेत्र में, इस पठारी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से जाना जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से। तो इसमें कौन सा रहेगा कि कपास की काली मिट्टी, जो कपास वाली काली मिट्टी है उसी को जो है जाना जाता है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए फिर से आ गई है? तो अब आप बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एकदम समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी। तो ये एमपी पीसीएस में आया 2004 में क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लावा मिट्टी किसे कहा जाता है? और ये लावा मिट्टी पाई कहा जाती है? तो काली मिट्टी है भैया। और काली मिट्टी का ये क्षेत्र, एक चीज याद रखेंगे, पठारी क्षेत्र में, मैदान में कभी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो शिलांग के पठार में बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये मालवा के पठार में मिलती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड एक कब पूछा गया है? तो 1998 में ये आया था यूपी पीसीएस में, ये क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी है जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और नमी रोक कर रखती है? तभी हमने देखा था आर्द्रता सर्वोच्च पाई जाती है। किस मिट्टी में आर्द्रता सर्वोच्च पाई जाती थी? वही मिट्टी। यानी इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ब्लैक सॉइल से, काली मिट्टी से, कि ये चीज जो है यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इसके नाम क्या है, इसमें जो है किसकी अधिकता होती है, तो ये चीज याद रखना है कि ये इसको रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती इससे की जाती है और इसमें जो है नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है। तो ये कहाँ कहाँ पूछा गया है? तो छत्तीसगढ़ के पीसीएस में आया था 2003 में और यूपी पीसीएस में आया था 2010 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा भी ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमने पहले बताया आपको दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाएगी, तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जहां पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये आया था बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? तो मालवा पठार पे अभी हमने आपको बता दिया था काली मिट्टी। ठीक ना, तो वहां पे काली मिट्टी को याद रखना है। 2010 सीजीएल में भी आया था क्वेश्चन। और अगला है, इसमें क्वेश्चन क्या है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है तो किस क्षेत्र में मिलती है? तो लेटेराइट मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जो है कैसा क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश ये आ जाएगा हिमालयन क्षेत्र थोड़ा सा, पंजाब भी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। तो महाराष्ट्र में ऑब्वियसली जो है मिलेगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। ये सॉइल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है अभी हैं, ठीक ना, 20-21 क्वेश्चन है, सब सॉइल से रिलेटेड हैं। फिर इसके बाद सॉइल में आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टियों का प्रावधान्य है, यानी कि ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी? अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाएगी? तो मालाबार तटीय प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेश जो है, यानी कि इसको हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ आप काठियावाड़, कोंकण, ठीक है, फिर इधर जो है आप कोरोमंडल, तो मालाबार जो तट होता है, ठीक है, मालाबार तट की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो है ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ठीक ना, यानी कि ये लेटराइट मिट्टी के बारे में कथन बताए गए हैं और इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस चीज की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये बात जो इसमें बताई गई है यही बात इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें चूना की मात्रा कम होती है। तो यही ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बाकी ये सारे कथन जो हैं ये बताए गए, ये कथन सही बताए गए हैं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2001 में आया था। भारत की सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी किसको कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही जो है पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में, कम से कम 43% जो है पाई जाती है, 43% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है, मैदानी क्षेत्र में मिलेगी। अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी, यानी कि ये याद रखना है आपको, जलोढ़ मृदा की बात हो रही है। और जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ में जो दो तरह की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। तो बांगर को कहते हैं पुरानी जलोढ़ और खादर को कहते हैं नई जलोढ़। तो ये बात हो रही है बांगर की, यानी कि पुरानी कछारी मिट्टी। तो बांगर जो है इसमें क्या होगा, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। यानी कि जो है इसमें हमको याद रखना है कि बांगर ही क्या कहलाती है, पुरानी कछारी मिट्टी ही कहलाती है। जलोढ़ को काप मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं। जब इसमें बालू की मात्रा कम होती है तो काप मृदा कहा जाता है, जब बालू की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, तो बलुई दोमट। ठीक है, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है ना, इसमें जो है बिल्कुल भी पानी रोकने की क्षमता जो है काफी कम होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। तो क्वेश्चन काफी थोड़ा सा छोटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने इसको काफी छोटा ही कर दिया। चलिए ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। अगर जो है क्लियर दिख रहा है तो कोई दिक्कत ना है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक, तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि दोमट मिट्टी में कौन सा, यानी कि इसमें जो है किसकी मात्रा सबसे कम पाई जाती है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें बालू के कण भी कम पाए जाते हैं दोमट मिट्टी में। ठीक है, और चिकने कण भी कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो केवल इसमें मतलब मिला के सभी प्रकार के कण जो है कम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित मिट्टी में कौन सी परत है जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि कौन सा वर्ग है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाएगा। जितनी मिट्टियां हैं इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाएगा। पहले ही हमने आपको बताया कि 43% क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो उपजाऊ मृदा भी कौन सी रहेगी, तो वही जलोढ़ मृदा ही। ठीक है, इसमें भी जलोढ़ मृदा याद रखना है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र यही है, उपजाऊ क्षेत्र। ठीक, उपजाऊ क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र रहेगा। ठीक ना, तो ये काफी क्वेश्चन हम लोग इसमें हो गए हैं। अब इसके बाद तो अभी पीपीटी हमने तैयार नहीं किया है इसके आगे का। ठीक है, बाकी जो कुछ भी हमको डिस्कस करना होगा हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक ना, तो हमें उम्मीद है कि आज